नमस्कार मित्रों, भारतीय संविधान और लोकतंत्र के अंतर्गत आज एक हम चर्चा करेंगे बहुत ही संक्षिप्त और महत्वपूर्ण टॉपिक प्रस्तावना के विषय में, जिसे प्रेम्बल के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना के लिए उद्देश्य का शब्दावली का प्रयोग किया गया है। यह प्रश्न बनता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस नाम से जाना जाता है। तो प्रस्तावना शब्दावली ना होकर के भारतीय संविधान में उसके लिए उद्देश्य का शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और उसके पीछे कारण यह है कि भारतीय संविधान की जो उद्देश्य का है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस प्रस्ताव पर आधारित है जिसे नाम दिया जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। और ये प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। इसलिए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित होने के कारण भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है, प्रस्तावना की जो संकल्पना है, प्रस्तावना का विचार या प्रस्तावना की संकल्पना, ये विचार या संकल्पना कहां से ली गई है आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर होगा अमेरिका के संविधान। क्यों? क्योंकि अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान है और दुनिया के देशों ने जो प्रेरणा ग्रहण की वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण की। तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना की संकल्पना है, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन मित्रों ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, प्रस्तावना की भाषा, तो इसका आंसर आएगा मित्रों, इसका आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो यहां पर दो तरह के प्रश्न बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से ग्रहण किया है, तो आपका आंसर होगा अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा या शब्दावली किस देश से ली गई है, तो वो देश होगा ऑस्ट्रेलिया। तो कहने का मेरा तात्पर्य मित्रों कि प्रस्तावना के विषय में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। यह बहुत ही मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है, अमूमन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो उसके लिए आंसर आएगा प्रस्तावना। मित्रों ध्यान दें, यहां पर कई बार प्रश्न दूसरे तरीके से भी आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे नाम दिया है, तो उस समय इसका आंसर प्रस्तावना नहीं होगा, उस समय आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा जो मौलिक अधिकार के रूप में है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा नाम दिया गया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि प्रस्तावना को पढ़ने के बाद हमें भारतीय संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, भारतीय संविधान के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रस्तावना को संविधान का हम परिचय पत्र भी कहते हैं, संविधान का इंट्रोडक्शन भी कहते हैं, क्योंकि अगर हमें संविधान की जानकारी प्राप्त करनी है तो प्रस्तावना को अध्ययन करने के बाद हमें संविधान के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है। मित्रों, प्रस्तावना से हमें संविधान के आदर्श, संविधान के उद्देश्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए प्रस्तावना को संविधान का दर्शन भी कहा जाता है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और भिन्न भिन्न विद्वानों ने इस प्रस्तावना को भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया है, जिसके विषय में मैं आपको यहां चर्चा कर रहा हूं। देखें, प्रस्तावना के विषय में जो विभिन्न विद्वानों ने महत्वपूर्ण कथन कहे हैं, उनमें सबसे पहला कथन आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने नाम दिया है। अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर होगा ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव ने भारत संविधान की आत्मा नाम दिया है प्रस्तावना के विषय में। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान की कुंजी प्रस्तावना को किसने कहा है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है और इसे कहने वाले व्यक्ति हैं न्यायाधीश गजेंद्र गढ़कर। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नाम से संबोधित किया है। आपसे पूछा जाए कि संविधान की कुंडली किसने नाम दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुंडली का मतलब होता है भविष्य फल। ध्यान दें मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। कुंजी की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कुंजी पूछा जाए, कोई कुंजी को पढ़ने के बाद हमें सारे आंसर प्राप्त हो जाते हैं, तो वो गजेंद्र गढ़कर होगा। और अगर कुंडली पूछा जाए, भविष्य फल पूछा जाए, तो संविधान का भविष्य फल कहा गया है के.एम. मुंशी के द्वारा। अगली महत्वपूर्ण बात मित्रों, संविधान का परिचय पत्र, इंट्रोडक्शन, संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, तो उसके लिए आंसर आएगा N.A. पालकीवाला।
जिन्होंने इसको प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। दीर्घकालीन स्वप्न, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये कहते हैं कि प्रस्तावना जो है वो हमारे दीर्घकालीन स्वप्नों का विचार है, एक बहुत लंबे सपना है हमारा जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं संविधान के द्वारा, वो प्रस्तावना से हमारा सपना पूरा होता है। कहने का मेरा तात्पर्य है ये जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। उसके पीछे कारण ये है कि कई बार जो है 4 ऑप्शन आ जाते हैं, मिलान वाले जब प्रश्न आते हैं तो 4 इस तरफ कोटेशन आ गए, 4 व्यक्तियों के नाम आ गए कि कौन से व्यक्ति ने किस नाम से संबोधित किया है, तो उस समय ये वाला कॉन्सेप्ट आपका बहुत महत्वपूर्ण रूप से आपका जो है एग्जाम में सहयोग करेगा। अगली महत्वपूर्ण बात, ये तो कुछ मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि प्रस्तावना के विषय में पूछे जाते हैं और उनके विषय में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और ये प्रस्तावना जो है वो प्रस्तावना आपको पूरी की पूरी याद होनी चाहिए, उसका एक एक शब्द आपके जहन में होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना है और इसका तो हमें अपने देश के संविधान के विषय में ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो हमें उस प्रस्तावना का ज्ञान होना चाहिए जिसे बड़ी सोच समझ करके संविधान निर्माताओं ने स्थापित किया था। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना जिसके लिए संविधान में उद्देश्य का शब्दावली का प्रयोग किया गया है, इस उद्देश्य का को एक बार मैं यहां आपको स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं, एक बार बोल करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप मेरे साथ में बोलेंगे, हम भारत के लोग। प्रत्येक शब्द अपने आप में बहुत गूढ़ अर्थ को समाहित किए हुए हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली है मित्रों, प्रत्येक शब्द जो है अपने आप में एक बहुत व्यापक अर्थ को समाहित किए हुए है। महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ये संविधान जब निर्माण हुआ था तो उसके बाद में संविधान निर्माण हो जाने के बाद सबसे अंत में स्वीकार की गई थी। और भारत के मूल संविधान में जो प्रस्तावना थी और आज के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्दों का अंतर है मित्रों, क्योंकि मूल संविधान में वो 3 शब्द नहीं थे जो आज के संविधान की प्रस्तावना में है। इसका सीधा सा मतलब है, यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन से शब्द हैं, वो कौन सी शब्दावली हैं जिन शब्दावलियों को इस संविधान मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थी लेकिन आज के संविधान की प्रस्तावना में है, यानी बाद में जोड़ा गया। वो तीनों शब्दावलियां बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। सबसे पहला शब्दावली है समाजवाद, दूसरी शब्दावली है पंथ निरपेक्षता और तीसरी शब्दावली है मित्रों अखंडता। ये 3 शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं थे, बाद में जोड़े गए और ये जिस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए वो बहुत ही कॉमन और पॉपुलर प्रश्न है, आप सब जानते हैं मित्रों। और वो संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन ये बहुत ही पॉपुलर संविधान संशोधन रहा है। 1976 का इंदिरा गांधी का जब शासनकाल था हमारे देश में, उस समय यह संविधान संशोधन किया गया और उस समय हमारे देश की प्रस्तावना में जो मूल प्रस्तावना थी हमारी, उसमें जो 3 शब्द नहीं थे उनको 3 शब्दों को जोड़ा गया, जिनमें पहला शब्द था समाजवाद, दूसरा शब्द था पंथ निरपेक्षता और तीसरा शब्द था अखंडता। ये तीनों शब्दावली 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़े गए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, ध्यान दें। अब अमूमन ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान देना, आप में से गलती की गई है। वो प्रश्न किस रूप में पूछा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन हुआ है, और अमूमन अधिकांश स्टूडेंट जो हैं वो गलत आंसर देकर के आए। उन्होंने कहा कि भाई भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 बार संशोधन हुआ है। ध्यान देना, ये उसके पीछे कारण ये है, ये कहीं ना कहीं हमने उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से नहीं समझा। ध्यान देना,
मैंने यहां पर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि संशोधन तो एक हुआ है। कौन सा संशोधन हुआ है मित्रों? 42वां संविधान संशोधन 1976, और उसके द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया है। तो कहने का मतलब है कि संशोधन एक और शब्द कितने जोड़े गए? संशोधन एक कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। और शब्द कितने जोड़े गए? शब्द जोड़े गए 3, 1 2 3। पहला शब्द जोड़ा गया समाजवाद, दूसरा शब्द जोड़ा गया पंथ निरपेक्षता, और तीसरा शब्द जोड़ा गया अखंडता। कहने का मेरा तात्पर्य है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, और उस संशोधन के द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया। पहला शब्द समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्षता, और तीसरा अखंडता। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है मित्रों, याद रखने का प्रयास करना। अब इसके बाद जो हम इस टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे वो इसके प्रत्येक शब्द की व्याख्या करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय संविधान की जो पूरी प्रस्तावना है, यह प्रस्तावना के 4 पिलर हैं। यानी कहने का मेरा तात्पर्य है कि प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं जिन पर प्रस्तावना टिकी हुई है। यानी पूरी प्रस्तावना को हम 4 तत्वों में विभाजित कर सकते हैं, हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं मित्रों। और वो 4 भाग कौन से हैं, देखने का प्रयास करें। प्रस्तावना के जो मूल तत्व हैं उनमें सबसे पहला तत्व है, कौन सा तत्व है? उनमें सबसे पहला तत्व आता है कौन सा? सत्ता का स्रोत। सत्ता का स्रोत, ध्यान दें मित्रों। यानी हमारे संविधान की प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है वो कहां से हो रही थी? देखिए आप, कहां से हो रही थी? हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इन शब्दों के साथ इस प्रस्तावना की शुरुआत होती है मित्रों, और इसलिए इस प्रस्तावना का जो पहला शब्द है, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, यह सत्ता का स्रोत बताता है कि हमारे देश में जो शासन सत्ता है उस सत्ता का असली स्रोत कौन है, उस शासन सत्ता को बनाने वाला कौन है? तो वो असली स्रोत है जनता, क्योंकि अंतिम रूप से शासन शक्ति जनता में निहित है। हालांकि मित्रों आपको यह पता है कि हमारी संविधान सभा जो है वो सार्वभौम वैश्य मताधिकार के आधार पर निर्वाचित नहीं थी, इसलिए आलोचक बहुत आसानी से कह देते हैं कि भाई ये तो, इसमें तो जनता का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, यहां तो जनता को शासन शक्ति नहीं है, और इसलिए लोक प्रभुता के कॉन्सेप्ट को नकार देते हैं। लेकिन मित्रों वास्तविक रूप से अगर आप गहराई में जाकर के देखें तो आपको पता होना चाहिए कि बाद में जब हमारे चुनाव हुए थे तो उन चुनावों के बाद में वही सदस्य अधिकांश जीत करके गए थे जो कि हमारी संविधान सभा में शामिल थी। तो इस बात को दर्शाता है कि हमारी सत्ता का जो स्रोत है वो उस समय भी वही जनता थी। इसलिए हमारे संविधान की प्रस्तावना का जो स्रोत है वो जनता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जनता ने उस संविधान को अंगीकृत किया है, जनता ने उस संविधान को अधिनियमित किया यानी लागू किया है, और जनता ने उसे पूरे भारत के लिए अर्पित कर दिया है, अपने आप के लिए अर्पित कर दिया है। किसी विदेशी शक्ति ने हम पर यह थोपा नहीं है, अंग्रेजी शक्ति के द्वारा हम पर थोपा गया नहीं है, बल्कि यह संविधान स्वयं हमारे द्वारा बनाया गया है, जनता के द्वारा बनाया गया है, और जनता के द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा इस संविधान का निर्माण किया गया है। इसलिए लोक प्रभुता का जो कॉन्सेप्ट है वो सत्ता के स्रोत के रूप में इस बात की पुष्टि करता है। मित्रों दूसरा जो इसका उद्देश्य है वो है सत्ता का स्वरूप, जो मूल तत्व है प्रस्तावना का। पहला स्रोत क्या था? सत्ता का स्रोत, और दूसरा तत्व क्या है? सत्ता का स्वरूप। सत्ता के स्वरूप के विषय में अगर हम चर्चा करें तो आपको पता होना चाहिए कि प्रस्तावना हमारे देश में जो शासन सत्ता का जो स्ट्रक्चर है, नेचर है, वो 5 तत्वों पर टिका हुआ है। प्रस्तावना ये दिखाती है, आप देखें प्रस्तावना ये दिखाती है कि हमारे देश में पहला जो कॉन्सेप्ट आ गया वो सत्ता के स्रोत के विषय में चर्चा कर रहा है। सत्ता का स्वरूप क्या होगा? सत्ता का स्वरूप होगा, कौन कौन सी सत्ता के स्वरूप में क्या क्या आएंगे?